Hello everyone. This is the first lecture we are starting from the taxation committees in India. कितनी कमेटी बनी है इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं। क्रोनोलॉजी तो स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी। तो सबसे पहली मेजर कमेटी बनी टैक्स के बारे में, वो बनी सर चार्ल्स टॉड हंटर की अध्यक्षता में। ये चार्ल्स टॉड हंटर कौन थे? तो ये सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जैसे अभी भी रेवेन्यू बोर्ड होता है, तो उस टाइम पे भी जो गवर्नर जनरल का रेवेन्यू बोर्ड होता था, तो मद्रास के गवर्नर जनरल थे, मद्रास के गवर्नर थे उनके। ये रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर थे सर चार्ल्स टूड हंटर। इनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी, इंडियन टैक्स इंक्वायरी कमेटी। और ये बनी कब? 1924-25 के आसपास। तो एग्जैक्टली आप इसको 24 ही कंसीडर कर सकते हैं। और ये 26 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी, 26 में इसने रिपोर्ट दी। इसी कमेटी की सब कमेटी की तरह एक कमेटी बनी जिसका नाम था इकोनॉमिक इंक्वायरी कमेटी। तो इसको हम बोल सकते हैं एज अ सब कमेटी ऑफ इंडियन टैक्स इंक्वायरी कमेटी। ये बनी 22 जनवरी 1925 को। इसमें एम विश्वेश्वरैया इसके हेड थे। ठीक, और इसका भी लगभग वही काम था, उसी तरीके के जो हेड्स इनको दिए गए कि आप सारे टैक्स के जो भी सोर्सेज ऑफ टैक्सेशन है इंडिया में, उनको रिव्यू करें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे मोर एफिशिएंटली टैक्सेशन रन कर सकती है। तो बोलते वो एफिशिएंटली थे हमेशा कि हमें एफिशिएंटली करना है कि लोगों का भला हो, बट अल्टीमेट मोटिव उनका ये था कि रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन हम कैसे कर पाए। ठीक है, तो सर चार्ल्स टोडेंटर ने एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्सेशन की भी बात कही। और उन्होंने इंडिया के हिस्टोरिकल टेस्टामेंट्स को रखा कि हिस्ट्री से ही लगातार एग्रीकल्चर पे टैक्स चलता आ रहा है, तो अगर हम इस पे टैक्स लगाते हैं तो वी कैन अर्न मोर एंड मोर। तो वही सेम थिंग जो इनको एक लाइन ऑफ रेफरेंस दी गई थी, उसी लाइन ऑफ रेफरेंस पे एम विश्वेश्वरैया जी को भी बोला गया कि एक इकोनॉमिक इंक्वायरी कमेटी गठित की जाएगी। तो ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कमेटीज हैं जो इंडिया की, आप कह सकते हैं कि पहली टैक्सेशन कमेटी थी। देन इनकम टैक्स इंक्वायरी कमेटी आई। इनकम टैक्स इंक्वायरी कमेटी 1936 में बनी। इसका मेन काम था इनकम टैक्स को रिव्यू करना, और रिव्यू करके ये बताना कि जो टैक्सेशन का सिस्टम अभी चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन है, उसको हम कितना आगे रिफ्रेम कर सकते हैं। ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन सर जॉन मथाई की चेयरमैनशिप में बना। ठीक है, ये क्या क्या रहे इंडिया में ये भी आप देख सकते हैं। हमारे पास रेलवे मिनिस्टर थे, सेकेंड फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये कमेटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसके जितने भी नाम है, वी राव को आप सभी लोग जानते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक, वी एल मेहता, एन के आर के मेनन, ये इसके मेंबर्स हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू असेस द वर्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स। अभी हमने जितने टैक्स लगा रखे हैं, ठीक है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, सेल्स, ये जितने टैक्स अभी जो हमने लगा रहे हैं, उनकी एडिक्वेसी क्या है, वो कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, वो कितना अच्छे से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और वो पब्लिक पे कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं। ओके, फॉर फाइनेंसिंग 5 ईयर प्लान, क्योंकि प्लानिंग तब तक स्टार्ट हो चुकी थी, 1951 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ गया था। ठीक, जो इस पे बेस्ड था हायरा डोमर मॉडल पे। ठीक, तो हमारा 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ गया था। तो इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी कि जो टैक्स सिस्टम हमारा है, ठीक, इसको मोर, एम थोड़ा सा मिसिंग हो गया, मोर प्रोडक्टिव बनाना है एंड रिस्पॉन्सिव एंड इम्प्रूव फेयरनेस बाय एडजस्टिंग द टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन को एडजस्ट किया जाए। एडजस्ट कैसे किया जाए? तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप, कि जो कैपेबल ऑफ पेइंग है, जिसके पास पैसे हैं वही पे करे, रादर देन जो गरीब है वो पे करे। नेक्स्ट आते हैं इंडियन टैक्स रिफॉर्म। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट सबमिट हुई 1956 में। किसने बनाई? निकोलस कैल्डोर। कैल्डोर को आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, कैल्डोर की हमने डेवलपमेंट थ्योरीज पढ़ी कई सारे। तो कैल्डोर को इनवाइट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने कि आप यहाँ आए और हमारा टैक्स सिस्टम पढ़ें, उसको रिव्यू करें, और हमें बताएं कि जो हम अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं उसमें हम टैक्स बियॉन्ड सी को कैसे लोवेस्ट पर रख सकें, ताकि लोग आसानी से टैक्स पे कर सकें। इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया? तो ये कैपिटल गेन टैक्स यहाँ से आया, वेल्थ टैक्स यहाँ से आया, एक्सपेंडिचर टैक्स यहाँ से आया, गिफ्ट टैक्स यहाँ से आया। अच्छा, गिफ्ट टैक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? गिफ्ट टैक्स का मसला क्या होता है? अभी जैसे आप सिंपल देखते हो, हम लोग जो गुड्डे गुड़िया गिफ्ट करते हैं, दे आर नॉट द गिफ्ट। ठीक, गिफ्ट क्या होता है कि पिता ने अपनी बेटी को अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी, या बेटे को पूरी संपत्ति दान कर दी, या किसी को, किसी भी जिसको वो सेल कर रहा था उसको उसने गिफ्ट में दिखा दिया कि हम इसको गिफ्ट दे रहे हैं। तो गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगता था। तो टेक्निकली सरकार को जो वो ट्रांजेक्शन में टैक्स मिलना चाहिए था, वो टैक्स सरकार से थर्ड पार्टी को चला जाता था। वो टैक्स बच गया, वो सरकार के पास पैसा नहीं आया। इसलिए ये हमेशा से बोला गया कि गिफ्ट पे टैक्स होना चाहिए, और गिफ्ट को प्रॉपरली डिफाइन करें। ठीक, तो इसका एक क्लासिकल केस था कि सचिन तेंदुलकर को एक फरारी मिली थी। तो फरारी जब इंडिया में आई तो उस पर कुछ टैक्स पे करना था, इंडिया में उसको लाने का टैक्स था। तो आप देख सकते हैं उसको फिर कंपनी ने पे किया, जो जिस पर्टिकुलर कंपनी की वो फरारी थी। ठीक है, तो इस कमेटी से क्या रिजल्ट आए? वेल्थ टैक्स का एक्ट आया, एक्सपेंडिचर टैक्स का एक्ट आया, ये दोनों एक्ट 1957 में।
एंड गिफ्ट टैक्स एक्ट आया 1958 में। ठीक है, तो निकोलस कैल्डोर ने जो एक इंडियन टैक्स रिफॉर्म रिपोर्ट सबमिट की थी, उस टैक्स रिफॉर्म रिपोर्ट से गवर्नमेंट ने आगे टैक्सेस अडॉप्ट किए। देन डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी, जो डायरेक्ट टैक्स में कौन से मेजर आते हैं? इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे हमारे डायरेक्ट टैक्स हैं। तो डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी कब बनी? 1958। किसने बनाई? महावीर त्यागी ने। तीन कौन है? भूतलिंगम कमेटी। ठीक है, इनका क्या काम था? रैशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भूतलिंगम जी कौन है? तो ये है फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, इनकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे समरी असेसमेंट स्कीम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1968। तो इसको आप याद कर सकते हैं सीधे फैक्ट की तरह। क्लियर? नेक्स्ट आता है डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी। केएन वांचू बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वांचू कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल रट लें। डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी ये भी थी, ये हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी कि कर्बिंग एंड कंट्रोलिंग टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन आपको पता है क्या होता है? टैक्स अपना भरें और उसको इवेड कर ले जाएं। इवेड मतलब उड़ा के कहीं और ले जाना, जैसे आंधी आती है तो धूल को उड़ा के ले जाती, वहीं से टर्म बना इवेजन। ठीक है, तो टैक्स इवेजन मतलब टैक्स को कहीं और लेके जाना। कहीं और कहाँ लेके जाओगे? किसी दूसरे देश में। तो उसके लिए क्या होता है कि वो कंपनीज का हेडक्वार्टर किसी और दूसरे देश में रजिस्टर कर लेते थे। तो लोग जो बिजनेस करते थे तो उनका ये था कि कंपनी का हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं होता था, वो सिंगापुर या ऐसा स्विट्जरलैंड जैसा ऐसा देश जिसको हम टैक्स हेवन बोलते हैं, जहाँ पे कोई टैक्स नहीं पड़ता है, वहां पे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर रजिस्टर कर लिया और वो सारा पैसा वहां लेके चले गए। और वो टेक्निकली ये बोलते थे कि हम उस कंट्री में टैक्स पे करेंगे जहाँ पे हमारी कंपनी जिस कंट्री की रेसिडेंट है, हमारी कंपनी जिस देश में रहती है। ठीक है, तो जो अकाउंट्स या बिजनेस थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कंपनी को हम एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह कंसीडर करते हैं, एक इंडिविजुअल आदमी की तरह कंपनी को कंसीडर करते हैं। इसलिए कंपनी जहाँ पे जिस भी देश में रजिस्टर होगी उस देश के नागरिक की तरह उसको हम डील करते हैं। ठीक, तो टैक्स इवेजन होता है। तो टैक्स इवेजन को रोकने के लिए बेसिकली एक डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी बनी के एन वांचू की चेयरमैनशिप में, जिसको हम वांचू कमेटी भी बोलते हैं। ठीक, तो इन्होंने भी यही बोला कि जो टैक्स इवेजन हो रहा है इसके पीछे का जो रीजन है वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्सिंग, टैक्स सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटीज हैं आपके टैक्सेशन में, आप उसको थोड़ा सा नॉर्मल करें। ठीक है, सेटलमेंट कमीशन 1956 वाज एस्टेब्लिश ऑन रिकमेंडेशन। तो ये आया सेटलमेंट कमीशन की, ठीक है आप पूरा पैसा मत लेके जाओ, थोड़ा हमें भी दो, थोड़ा लेके जाओ। ठीक है, के एम राज कमेटी अगेन इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि एग्रीकल्चर टैक्स की बात इसमें की गई। इसने क्या रिकमेंडेशन दी? प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चरल होल्डिंग टैक्स, AHT एग्रीकल्चर होल्डिंग टैक्स इम्पोज ऑन ऑल लैंड होल्डर्स with a net retainable value of 600 rupee and above and for all farm business income below 600, यूनिफॉर्म AHT of ₹1 पर होल्डिंग का सजेस्टेड। ठीक है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। क्यों इंप्लीमेंट नहीं हुआ? उसके कारण आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा मार्जिनल फार्मर्स हैं और उनके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स लगाने का कोई मतलब नहीं। हालांकि कुछ बड़े फार्मर्स में जिनके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, बट अगेन उसमें मुद्दा आता है सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट का। एग्रीकल्चर एक कॉन्करेंट लिस्ट की तरह ट्रीट होता है। एग्रीकल्चर पे पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है, लेकिन एग्रीकल्चर टैक्स स्पेसिफिकली स्टेट लिस्ट का पार्ट है। एग्रीकल्चर टैक्स पे कोई भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती। हर स्टेट अपना अपना एग्रीकल्चर टैक्स लागू करते हैं, इसलिए कई स्टेट्स में टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर टैक्स लागू हुआ और खत्म हुआ। यूपी में फिलहाल एग्रीकल्चर टैक्स जैसा कुछ नहीं है। क्लियर? देन एग्रीगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो ये बोला गया कि जब आप इनकम काउंट करें तो उसमें एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों को काउंट करें, और रेट पर्पस की वजह से, सो दैट पीपल विद सिमिलर टोटल इनकम फेस सिमिलर ओवरऑल टैक्स बर्डन रिगार्डलेस ऑफ सोर्स। ठीक है, तो सोर्स को हटा करके आपका पैसा जहां से भी आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हम उसको सेम इनकम की तरह ही कंसीडर करें, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम में इम्प्यूटेड इनपुट बहुत ज्यादा होता है, हमारी जेब से जो पैसा लगता है, फैमिली लेबर बहुत है, बस उसमें फिजिकल वर्क बहुत है, और किसानों की स्थिति ऐसी है नहीं कि वो टैक्स भर पाए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें इंडिया में बहुत ज्यादा लागू नहीं हुई। क्लियर? देन इनडायरेक्ट टैक्सेशन कमेटी कब बनी? 19 जुलाई 1976 को। रिपोर्ट कब सबमिट हुई? 1977-78 में, एल के झा। तो सीधे ऐसे भी आता है एल के झा कमेटी। ठीक है, 1976 में बनी एल के झा कमेटी। इसने क्या दिया? इसने वैट दिया। ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंपॉर्टेंट टैक्स अगर किसी कमेटी की वजह से आया है तो वो जरूर याद रखना है। जैसे एल के झा कमेटी ने वैल्यू एडेड टैक्स दिया, किस पे दिया? मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे इन्होंने बोला। ठीक है, कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी भी चीज की, वहां से वैल्यू कितनी ऐड होगी उसको हम बोलेंगे। ठीक है, मान वैट था अभी। ओके, 1986-87 तक इसको कम्प्लीटली इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। देन आया चोक्सी कमेटी, सीसी चोक्सी की चेयरमैनशिप में आया 1978 में। इसने क्या रिकमेंड किया? अगेन डायरेक्ट टैक्सेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए,
इंडिया में हमेशा डिबेट इसी चीज की रहती है कि डायरेक्ट टैक्स सिंप्लीफाइड नहीं। अब सिंप्लीफाइड कितना चाहिए यार? 4 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक में पैसा दे दीजिए जिसमें जितना आ रहा है। लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जब आप टैक्स भरने जाएंगे तब समझ आएगा। रिडक्शन इन एक्सक्लूसिवली हाई मार्जिनल टैक्स रेट एंड मेजर्स टू कर्ब टैक्स इवेजन। ठीक, टैक्स इवेजन एंड ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए चौकसी कमेटी बनी। चलैया कमेटी अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1991 में बनी। किसकी चेयरमैनशिप में? तो डॉक्टर राजा जे चेलैया, राजा चेलैया भी बोलते हैं। टैक्स रिफॉर्म के हम इनको फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया कंसीडर करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के पूरे स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारी रिकमेंडेशन आई। 3 रिपोर्ट्स इन्होंने सबमिट की, 91, 92, 93, 91, 92, 93 में 3 रिपोर्ट्स आई चेलैया कमेटी की। ठीक है, चेयरमैन कौन थे? राजा जे चेलैया। कब बनी? 1991 में। 1991 आपको पता है ईयर ऑफ ट्रबल्स था इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, हमारी हालत बहुत खराब थी। 7 डेज के ट्रेड वर्क का फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बचा था और हम फाइनली आईएमएफ के पास गए पैसे मांगने। ठीक है, तो उस टाइम इंडियन इकोनॉमी में बहुत तेजी से रिफॉर्म चल रहे थे। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन वाले सारे रिफॉर्म 1991 में चल रहे थे। ठीक, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह जी थे, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक, तो उसी टाइम पे ये कमेटी बनी, चलैया कमेटी, टैक्स रिफॉर्म कमेटी जिसको हम बोलते हैं, कि टैक्सेशन को रिफॉर्म किया जाए ताकि हमारा रेवेन्यू सोर्सेज हमारे इंक्रीज हो सके। इसने क्या रिकमेंडेशन दी? तो पर्सनल टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म करें। कैसे? रिड्यूसिंग द मार्जिनल टैक्स रेट्स, टैक्स रेट को रिड्यूस किया जाए और कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, ओके। पर्क्स मस्ट बी एडेड इन टैक्सेबल इनकम। इससे बना फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। फ्रिंज क्या होता है? एक इंटरेस्टिंग चीज है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स क्या है या फ्रिंजेस क्या है? तो जैसे कोई कंपनी सपोज किसी को कार दे देती है कि भाई हम कार आएगी आपको लेने, कार ड्रॉप करने आएगी। होता है कई बड़ी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स के लिए रहती हैं कार। ठीक है, कई बड़ी कंपनीज अपने कर्मचारियों को कार से पिक एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, काफी महंगे महंगे फ्लाइट रहने को दिए जाते हैं। ठीक है, साल भर में आपको एक फॉरेन ट्रिप फ्री पैकेज घूम के आइए आप। तो ये सारे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इनको पहले काउंट नहीं किया जाता था। तो ये बोला गया कि आपके जो पर्क्स हैं, अगर वो आपकी सैलरी की पर्टिकुलर परसेंटेज से ऊपर निकल रहे हैं। ठीक है, ये पहले डील होती थी। डील्स कैसे होती थी कि हम आपको सैलरी देंगे 1 लाख रुपए महीने, प्लस हम आपको इतनी 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 ये सर्विसेज देंगे, आपको एक घर देंगे, आपको गाड़ी देंगे, आपको नौकर देंगे। तो सैलरी कुल मिला के 2-2.5 लाख रुपए पहुंच गई। अब अगर वो आप सारी सर्विसेज तभी अफोर्ड कर सकते थे जब आपकी सैलरी 2-2.5 लाख रुपए होती, और आपकी रिटेन सैलरी अभी भी 1 लाख है। तो इसलिए ये बोला गया कि पर्क्स जो है आपके, उनको भी टैक्स किया जाए, वो पर्क्स को भी टैक्स में डाला जाए। तो इसके लिए आया फ्रिंज बेनिफिट टैक्स 2005 में। ठीक है, ओके। वैट आया, मॉडिफाइड वैट आया एंड हाउस टैक्स। सर्विस सेक्टर शुड बी ब्रॉट अंडर द टैक्स नेट। सर्विस सेक्टर में तब तक टैक्सेशन इतना नहीं था, तो उसको भी लाया गया। ठीक है, तो ये एक फाउंडेशन पिलर की तरह काम करता है किसके लिए? स्टेट स्टेट वैट और जीएसटी के लिए भी। ठीक है, तो आगे जो जीएसटी पे जहाँ से बहस शुरू हुई तो वो भी इन्हीं का पार्ट था, क्योंकि सर्विस सेक्टर सर्विसेज को आप टैक्सेशन में लेके आए, और प्लस जो गुड्स पे टैक्सेशन है उसको यूनिफॉर्म बनाया जाए, ये भी इन्होंने बोला था। केएल लेखी, लेखी कमेटी। ठीक है, तो केएल रेखी कमेटी में आप ईयर याद कर लें, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन्होंने क्या बोला कि एक ट्रिब्यूनल बनना चाहिए ताकि हम जो टैक्सेशन की प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली डील कर सकें। ट्रिब्यूनल्स क्या करते हैं? ट्रिब्यूनल कोर्ट से थोड़ा सा सेमी जुडिशियल टाइप आप कंसीडर कर सकते हैं। कोर्ट से थोड़ा हल्का काम यहाँ पे होता है, हल्का इन द सेंस कि थोड़ा जल्दी काम आपका हो सकता है, क्यों? डेडिकेटेडली सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, एक टैक्स का ट्रिब्यूनल बना है तो सिर्फ वहाँ पे टैक्स पेयर्स या जो टैक्स में चोरी कर रहे हैं सिर्फ उनकी बातें सुनी जाती हैं। क्लियर? केलकर कमेटी भाई साहब भयंकर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको टास्क फोर्स ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। इन्होंने क्या क्या किया? बहुत सारी चीजें। विजय केलकर का नाम याद रखें, विजय केलकर कमेटी कब आई थी? 2002 में। सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स लॉज। ठीक, तो हर कमेटी का ये एक लगभग लगभग आप ये समझ लें कि प्राइमो मोटो था, मोटिव था, स्टेटमेंट था, सबसे बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक में। रिकमेंडेशंस क्या कह रही हैं? एबोलिशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स आपको पता है क्या होता है? ठीक है, तो जब हम कैपिटल को गेन करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। कहाँ से कैपिटल को गेन करते हैं? तो ये ज्यादातर आप ट्रेडिंग में समझ सकते हैं कि आपने शेयर खरीदे और शेयर बेचे तो उसमें प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ, आपने कैपिटल गेन किया। ठीक है, या डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड क्या होता है? तो कंपनीज आपके शेयर पे जो रिटर्न देती हैं आपको, आपने किसी कंपनी के 100 रुपए के शेयर लिए थे, कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट को कई हिस्सों में बांटा जाता है। उसी प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर्स को थोड़ा थोड़ा पैसा दिया जाता है बढ़ा के, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, जिसको आप शेयर पे रिटर्न बोलते हैं। जब आप शेयर को बेच रहे हैं और जब आपको शेयर पे रिटर्न मिल रहा है, दोनों अलग अलग बातें हैं। जब आप शेयर को कंप्लीटली सोल्ड आउट कर दे रहे हैं तो आपको कैपिटल गेन हो रहा है,
लेकिन आपके पास शेयर है और वो शेयर जो रिटर्न दे रहा है हर महीने, जो उससे फायदा आ रहा है हर साल पे, उसको डिविडेंड बोलते हैं, तो उस पे भी टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, तो अभी कुछ साल पहले आया था क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स। हालांकि भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को वैलिड कंसीडर नहीं किया, बट उस पर टैक्स को वैलिड कंसीडर कर लिया। इट्स अ डाइकोटमी। ठीक है, तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, डिविडेंड टैक्स लगेगा, वेल्थ आपको पता है आपकी जो भी प्रॉपर्टी है जिसको हम चल अचल संपत्ति बोलते हैं, तो उसमें जो आपकी अचल संपत्ति है, फिक्स वेल्थ। ठीक है, एंड मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्सेस। देयर शुड नॉट बी एनी सरचार्ज ऑन इनकम। इनकम पे सरचार्जेस की बात की गई कि इनकम पे कोई सरचार्ज नहीं होना चाहिए, हालांकि इसमें सरचार्ज इतने होते हैं कि वो मेन टैक्स के ऊपर निकल जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव वैट या जीएसटी टाइप सिस्टम की बात यहाँ पर भी की गई। ठीक है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली जीएसटी जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसकी बात पिछली कमेटीज में की गई थी, उसको और स्ट्रांगली रखा गया है यहाँ पे। लो, फ्यू रेट्स एंड ब्रॉड बेस। ठीक है, लेटर दिस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टेप्स टुवर्ड CN VAT, state VAT, and eventually the GST. Then direct tax code bill 2010। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स पे एक बिल आया, तो बिल रिप्लेसेस इनकम टैक्स एक्ट 1961, वेल्थ टैक्स एक्ट 1977। अब आप सोचेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो अभी अभी एक जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 रखा गया इसने हटाया, तो ये आप देखें, नेवर इंटेक्टेड इन लॉ एंड लैप्स इन 2004। ठीक है, बिल लाया गया, बिल रखा गया, लेकिन वो बिल कभी इनेक्ट नहीं किया गया, अडॉप्ट नहीं किया गया, और अल्टीमेटली 2014 में लैप्स कर गया। तो ये बिल आप सिर्फ इस नाम इसलिए याद कर लें कि कब आया था, तो डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010 में आया था, बट ये बिल कभी लागू नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज आई थी, ये गार, इसको आप देख लें, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ठीक है, तो ये क्या है, एंटी अवॉइडेंस एक्ट, तो ये भी टैक्स इवेजन का एक टाइप है। ठीक है, जब आप टैक्स अवॉइड करते हैं तो उसके लिए आप कुछ रूल्स अथॉरिटी सेट कर सकते हैं टू क्लासीफाई टू एनी अरेंजमेंट एज वन इंटर्ड इनटू फॉर इवेडिंग टैक्सेस। ठीक है, तो किसी भी अरेंजमेंट या एग्रीमेंट कोई भी पार्टीज के बीच में साइन हुआ है, तो अथॉरिटीज उसको चेक कर सकती हैं कि कहीं ये जो एग्रीमेंट है टैक्स इवेजन के पर्पज से साइन तो नहीं हुआ है। क्लियर। देन पार्थ सारथी सोम कमेटी, अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, पार्थ सारथी सोम की चेयरमैनशिप में बनी 2012 में। किस लिए बनी, तो वही एंटी अवॉइडेंस रूल को एग्जामिन करने के लिए। एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स, जब एंटी अवॉइडेंस एक्ट लग गया कि आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, आप पैसा लेके नहीं जा सकते, आपको बताना पड़ेगा कितना पैसा कमाया, उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तो उससे लैप्स करेगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स आप क्या कमाने आते हैं, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करने नहीं आते हैं। ठीक है, तो एड्रेसेस द कंसर्न्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स नॉट ओनली रिलेटेड टू FIIs फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बट ऑल द नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर्स। इसने क्या रिकमेंडेशन दिया, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गार शुड बी डिफर्ड फॉर 3 ईयर। इन्होंने कहा कि रुक जाओ, अभी आपके इन्वेस्टर सारे डर गए, आपके यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो अभी हम इस जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल को 3 साल के लिए लागू नहीं करते हैं। एंड इम्प्लीमेंटेड कॉजेसली विद क्लियर सेफ गार्ड्स टू अवॉइड अनसर्टेनिटीज फॉर जेन्युइन। ठीक, तो जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स है वो इसके लपेटे में ना आए, इसके लिए आपको बहुत कॉजेसली इसको अप्लाई करना है। गार मस्ट नॉट बी यूज्ड एज रेवेन्यू रेजिंग मेजर। अगेन ये सिर्फ एक सेफ गार्ड, एक सेफ्टी वॉल्व है आपके लिए। ये गार है आपका जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल है, एक सेफ्टी गार्ड की तरह है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको रेवेन्यू रेजिंग मेजर बना ले, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बना ले। ठीक है, देन इंक्रीज सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जैसा आप इसको बढ़ा सकते हैं। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स में क्या होगा कि जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है आपके यहाँ पे, जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो बेसिकली शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है। ठीक है, जो आपकी सिक्योरिटीज, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल हो रही है, उनके ट्रांजेक्शन पे आप टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए पार्ट 37 कमेटी की जो दो मेजर चीजें, पहला तो कि गार को डिफर कर दें थोड़े दिन के लिए, देन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स यहाँ से आया। देन क्या है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, टार्क बोलते हैं इसको, 2014 में बना। इसके भी यही सेम भाई साहब हेड थे, पार्थसारथी सोम। ठीक, तो बी याद रखना, कई बार ये कंफ्यूज कर देता है कि ये कमेटी कब आई, अब क्योंकि दोनों के चेयरमैन सेम है। ठीक है, तो इसलिए अब आपको ये नाम याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन की बात की जा रही है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन कब आया था, 2013 में, 2013 में। पार्थ सारथी सोम के नाम से एक बेसिकली कमेटी अगर पूछता है आपसे एग्जाम में, तो ये 2012 में आई थी। इसने क्या रिकमेंडेशन दिए टार्क ने, CBDT, CBEC should be fully integrated in 10 years. Within 5 years, they should move towards the unified management structure. दो जो अलग अलग बोर्ड्स हैं, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, प्रत्यक्ष कर का एक जो बोर्ड है, और एक जो एक्साइज और कस्टम्स का बोर्ड है। एक्साइज और कस्टम आपको पता है, कस्टम आपका फॉरेन ट्रेड के लिए होता है और एक्साइज आपका डोमेस्टिक ट्रेड के लिए होता है। ठीक है, अब दोनों को उठा करके उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज में डाल दिया।
ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, यानी बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए एक बोर्ड बन जाए, एक सिंगल बोर्ड बन जाए डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। उसके साथ ही साथ रेवेन्यू सेक्रेटरी को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, और एक गवर्निंग काउंसिल होनी चाहिए इन बोर्ड्स को देखने के लिए। देन पैन, पैन नंबर यहाँ से आया, कहाँ से आया, टार्ग से आया पैन नंबर। ठीक है, तो आपका टैक्सेशन इंक्वायरी का टार्ग था। ठीक है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन। इस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन ने दिया पैन का कॉन्सेप्ट, पैन कार्ड। ठीक है, इसको किस तरीके से डेवलप करना है, एक बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, जैसे आपका आईडी कार्ड होता है वैसे एक बिजनेस आईडी कार्ड होना चाहिए आपका, पैन नंबर। क्लियर। देन द अल्टीमेट जीएसटी, सबको पता है। ठीक है, जीएसटी में इंपॉर्टेंट क्या है, कब बना, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बना, तो 101 से बना, कब इम्प्लीमेंट हुआ, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कोड, टास्क फोर्स बनी 2017 में। इसको क्या काम था, उसी टैक्स जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 से चल रहा था उसको हमें आगे रिन्यू करना है। ठीक है, तो एक नया टैक्स लॉ फ्रेम करना है। तो इसके पहले अरविंद मोदी जी कन्वीनर थे, सीबीडीटी के मेंबर थे, जो 2018 में रिटायर हो गए। न्यू कन्वीनर है अखिलेश रंजन। ठीक है, अरविंद सुब्रमण्यम आपको पता है बहुत अच्छे से, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो थे। एक परमानेंट स्पेशल इन्वाइटी थे इस टास्क फोर्स के। इस टास्क फोर्स ने अगस्त 1929 में रिपोर्ट दी। तो ये सारी कहानी आपको याद नहीं करनी, मेन याद करनी है कि डायरेक्ट टैक्स कोड टास्क फोर्स कब बनी, 2017 में। इसने रिपोर्ट कब दी, 2019 में। ओके, रिकमेंडेशंस क्या थी, abolition of dividend distribution tax, simplification in broader tax slabs, uniform corporate tax. Some of the elements of BTC have been incorporated in subsequent finance bill. ठीक है, खैर इसको बहुत ज्यादा लागू नहीं किया गया। ठीक है, देन द अल्टीमेट इनकम टैक्स एक्ट जो अभी आपका आने वाला है। ठीक है, कब से इफेक्टिव होगा, 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव हो जाएगा। ये टैक्स किसे रिप्लेस करेगा, जो हमारा पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 है इसको रिप्लेस करेगा। उस पुराने टैक्स में 819 सेक्शंस थे, 819 सेक्शंस थे, जो अभी 536 536 बचे। ठीक है, इंट्रोड्यूसेस अ सिंगल टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट, रिप्लेसिंग प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट। तो काफी कंफ्यूजिंग था जो आपका डायरेक्ट टैक्स बिल या बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट था, काफी कंफ्यूजिंग था। इसलिए हमेशा जो आपने अभी पढ़ा कि पिछली जो भी कमेटीज बनी सबने ये कहा कि आप टैक्सेशन सिस्टम को थोड़ा इजी करें, आदमी को टैक्स भरने में आसानी हो, उसको फियर ऑफ टैक्सेशन हो कि अगर मैं टैक्स भरने गया तो उसमें मेरे पास लीगल कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हैं, कानूनी मसले ज्यादा हैं, उससे ज्यादा आसान है कि मैं टैक्स चोरी कर लूँ। ठीक है, तो एक सिंगल टैक्स ईयर डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक, कॉन्सेप्ट इनेबल्स फेसलेस असेसमेंट, आपको कहीं नहीं जाना है, डिजिटल कंपाइलेशन, आप सीधे पेमेंट करिए, ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम किया गया। नो मेजर टैक्स पॉलिसी चेंज टू इंश्योर कंटिन्यूटी एंड सर्टेनिटी, कोई ऐसी बहुत मेजर टैक्स पॉलिसी चेंज नहीं की गई। ठीक है, कि गाय भैंस खरीदने पे आपको सरकार पैसा देगी अपनी तरफ से, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, नो मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स रेट, तो टैक्स रेट में यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या ही करेंगी मैडम, हर 6 महीने पे टैक्स रेट बदल देती है, पिछले 5 साल से टैक्स रेट बदल ही रहे हैं लगातार। ठीक है, खैर इट्स नॉन ऑफ आवर बिजनेस। तो ये थी मेन कमेटीज। कमेटीज में आपको याद क्या क्या रखना है, जितनी भी कमेटीज है उन सब में आपको जो मेजर चीज याद रखनी है वो है ईयर और चेयरमैनशिप। कई बार सीधे इन्हीं के नाम से ही कमेटी पूछ ली जाती है, कमेटी का नाम नहीं पूछते हैं। जैसे ये इंडियन टैक्स इंक्वायरी कमेटी, कई बार आपसे सीधे पूछ लेंगे कि टॉड एंटर कमेटी कब बनी थी। तो इसलिए ये चेयरमैन और ईयर, ये दो चीजें मेन याद रखनी। ठीक है, ऐसी कमेटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जैसे टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये जॉन मथाई की वजह से इंपॉर्टेंट है। क्लियर, क्योंकि जॉन मथाई का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन पॉलिटिक्स में वो इंपॉर्टेंट बना देता है इसको। क्लियर, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।